अस्सलामुअलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं वीडियो देखने वाली अक्सरियत ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, एक क्लिक ही तो करनी है। जज़ाकल्लाह। दास्तान ईमान फरोशों की जिल्द अव्वल के साथ 10वां हिस्सा। फ़लस्तीन से आई सलीबी लड़की और अयूबी का कमांडार। एक आदमी ने कहा, अगर तुम्हें वहाँ से उठा न लिया होता कल सुबह तुम्हें जल्लाद के हवाले कर दिया जाता। मेरा नाम फैजल फातमी है। तुम्हें मेरे पास आना था। बाकी दो कहाँ हैं? तुम अकेली कैसे पकड़ी गई? रजब कहाँ है? लड़की मुतमईन हो गई और बोली, मैं खुदा का शुक्र बजा लाती हूँ जिसने मुझे बड़ी बड़ी खौफनाक मुसीबतों से बचाकर मेरी मंजिल पर पहुँचा दिया। उसने फैजल फातमी को रजब, हबशियों, आंधी, 2 लड़कियों की मौत और अहमद कमाल के हत्थे चढ़ जाने की सारी रुईदात सुना दी। फैजल फातमी ने उसे तसल्ली दी और उन 4 आदमियों को जो लड़की को उठा कर लाए थे सोने के 6-6 टुकड़े देकर कहा, तुम अब अपनी अपनी जगह संभाल लो, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। ये लड़की 3-4 रोज यहीं रहेगी। मैं रात को आया करूंगा। बाहर जब इसकी तलाश खत्म हो जाएगी तो मैं इसे ले जाऊंगा। चारों आदमी चले गए और खंडर के चारों तरफ ऐसी जगहों पर बैठ गए जहां से बाहर नजर रखी जा सकती थी। फैजल फातमी के साथ एक ही आदमी अंदर रह गया जो मिस्री फौज का कमांडार था। अंदर फैजल फातमी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था और 2 लड़कियों की मौत का उसे गम भी था। उसे रजब के अंजाम का इल्म नहीं था। उसने कहा, रजब को वहां से निकालना जरूरी है। उसने अली बिन सुफियान और सलाउद्दीन अयूबी के कत्ल का कुछ इंतजाम किया था जिसका मुझे इल्म नहीं क्या था। उसने गालिबन फिदाइयों से मामला तय किया है। ये दोनों कत्ल अब बहुत जरूरी हो गए हैं। अब हमें कोई नया मंसूबा बनाना है। मैं दूसरे साथियों से बात करके तुम्हें कल बताऊंगा। अभी आराम करो, मुझे वापस जाना है। लड़की ने पूछा, सलाउद्दीन अयूबी को आप पर एतमाद है? फैजल फातमी ने कहा, इतना ज्यादा कि वो अपनी जाती बातों में भी मुझसे मशवरा लेता है। लड़की ने कहा, मुझे पता चला है आला हुकाम में सलाउद्दीन अयूबी के वफादारों की तादाद बहुत ज्यादा है और फौज भी उसकी वफादार है। वहाँ मौजूद कमांडार ने कहा, ये सच है। उसका सुराग रसानी का महकमा बहुत होशियार है। जहाँ कोई सर उठाता है उसकी निशानदेही हो जाती है। आला हुकाम में 2 और हैं जो सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके नाम आपको मोहतरम फैजल फातमी बता सकेंगे। फैजल फातमी ने दोनों नाम बता दिए और मुस्कुराकर लड़की से कहा, तुम्हें आला सतह पर ही काम करना है। सिर्फ 2 हुकाम के दरमियान चपकलिश पैदा करनी है और 2 को जहर देना है जो तुम आसानी से दे सकोगी। मगर अब मुश्किल ये पैदा हो गई है कि तुम्हें किसी महफिल में नहीं ले जा सकेंगे। तुम बर्दा नशीन मुसलमान लड़की के भेस में काम करोगी वरना पकड़ी जाओगी। हो सकता है मैं तुम्हें वापस फलस्तीन भेज दूं और किसी और लड़की को बुला लूं जिसे यहाँ कोई न पहचान सके। मेरा ग्रोह बहुत ज़हीन और सरगर्म है। ये सालारों से नीचे कमांडारों की सतह का ग्रोह है। ये 4 आदमी जो तुम्हें इतनी दलीली से उठा लाए हैं उसी ग्रोह के अफराद हैं। हमने अयूबी की फौज में बेइत्मीनानी फैलाना शुरू कर दी है। कौम और फौज को एक दूसरे से मुतनफिर करना जरूरी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शामी और तुर्क फौज मिस्री अवाम में अपने अच्छे सलूक, किरदार और लड़ने के जज्बे की बदौलत बहुत मकबूल हैं और इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। सूडानियों को शिकस्त देकर उन्होंने अवाम के अंदर अपनी इज्जत में इजाफा कर लिया है। हमें फौज की इस इज्जत को मजरू करना है। सालारों और दीगर फौजी हुकाम को रुस्वा करना है। उसके बगैर हम सलीबियों और सूडानियों की कोई मदद नहीं कर सकते। बाहर का हमला नाकाम रहेगा। फौज उसे कामयाब नहीं होने देगी। कौम फौज का साथ देगी। अगर इस वक्त एक तरफ से सलीबी और दूसरी तरफ से सूडानी हमला कर दें, कौम और फौज मिलकर काहिरा को ऐसा कला बना देगी जिसे फतह करना नामुमकिन होगा। काहिरा को फतह करने के लिए हमें जमीन हमवार करना होगी। लोगों के जहनों में वहम, वसवसे और नौजवानों के किरदार में हवस परस्ती और आवारगी पैदा करनी होगी। लड़की ने कहा, मुझे बताया गया था कि ये काम 2 साल से हो रहा है। फैजल फातमी ने कहा, खासी कामयाबी भी हुई है, बदकारी में इजाफा हो गया है। मगर सलाउद्दीन अयूबी ने एक तो नए मदरसे खोल दिए हैं, दूसरी मस्जिदों में खुतबे से खलीफा का नाम निकालकर कोई और ही रंग पैदा कर दिया है और लड़कों को अस्करी तालीम देनी शुरू कर दी है। बात यहीं तक पहुंची थी कि उन 4 आदमियों में से एक आया और फैजल फातमी से कहा, अभी बाहर ना जाना, कुछ गड़बड़ है। फैजल फातमी घबराकर उस आदमी के साथ बाहर चला गया। एक ऊंची जगह छुप कर देखा। आधी रात के पूरे चांद ने बाहर के माहौल को रोशन कर रखा था। उसने कहा, तुम लोगों ने बेएहतियाती की है। ये तो फौजी मालूम होते हैं, घोड़े भी हैं। चारों तरफ से देखो मैं किधर से निकल सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं देख चुका हूँ, लगता है हम मुकम्मल घेरे में हैं। आप वहीं चले जाएं, मशलें बुझा दें, वहां से निकलने की गलती ना करें
वहां तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। फैजल फातमी खंडरात में गायब हो गया और ये आदमी जो पहरा दे रहा था बुलंद जगह से उतरकर अंदर जाने के बजाय दीवारों के साथ साथ छुपता बाहर निकल गया। बाहर का ये आलम था कि 50 के करीब प्यादा फौजी थे और 20-25 घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने सारे खंडर को घेरे में ले लिया था। ये पहरादार इन तक गया और एक फौजी से पूछा अली बिन सुफियान कहाँ है। उसे बताया गया तो वो दौड़ता अली के पास गया जो खुद दस्ते की कमांड कर रहा था। उसके साथ अहमद कमाल था। पहरेदार ने उन्हें कहा अंदर कोई ऐसा खतरा नहीं, आपके साथ 2 आदमी भी काफी हैं, मेरे साथ आए। ये पहरेदार उन 4 आदमियों में से था जिन्होंने लड़की को अगवा किया था। अली बिन सुफियान ने 2 मशलें रोशन कराईं। अहमद कमाल और 4 अस्करियों को साथ लिया। 2 के हाथ में मशलें दी, सब ने तलवारें निकाल ली और उस आदमी के साथ खंडर में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि कोई आदमी किसी तरफ से आया और दौड़ता हुआ अंदर की तरफ चला गया। अली बिन सुफियान के रहनुमा ने कहा ये उनका आदमी है, अंदर वालों को खबर करने गया है, आप तेज चलें। वो सब दौड़ पड़े। अगर ये लोग रहनुमा के बगैर होते तो उन भूल भलियों में भटक जाते। रहनुमा के साथ वो अच्छी रफ्तार से जा रहे थे। किसी तरफ से एक और आदमी दौड़ता आया, उसकी उन्हें आवाज सुनाई दी, मैं उधर जा रहा हूँ, तेज चलो। ये रहनुमा का साथी था। वो उस चट्टानी कमरे में पहुंच गए जिससे सीढ़ियां नीचे उतरती थी। नीचे से उन्हें आवाजें सुनाई दी, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये दोनों उनके आदमी हैं। फिर तलवारें टकराने की आवाजें सुनाई दी और ये आवाज भी आई, इसे भी खत्म कर दो, ये गवाही न दे सके। अली बिन सुफियान और अहमद कमाल मशल बरदारों के पीछे दौड़ते फलांगते नीचे उतरे। उस कमरे में पहुंचे तो वहां खून बह रहा था। लड़की पेट पर दोनों हाथ रखे बैठी थी। फैजल फातमी के साथ जो कमांडर था वो और एक और आदमी फैजल फातमी और एक पहरेदार से लड़ रहे थे। अली बिन सुफियान ने फैजल फातमी को ललकारा। फैजल फातमी ने जब अपने खिलाफ बहुत सी तलवारें देखी तो उसने तलवार फेंक दी। अहमद कमाल ने दौड़कर लड़की को संभाला, उसका पेट चाक हो चुका था। अहमद कमाल ने फर्श पर बिछे बिस्तर से चादर उठाकर लड़की के पेट पर कसकर बांध दी और अली बिन सुफियान से कहा मुझे इजाजत हो तो उसे बाहर ले जाऊं। अली ने इजाजत दे दी। अहमद कमाल ने लड़की को बाजुओं पर उठा लिया। वो सख्त तकलीफ में थी, फिर भी उसने मुस्कुराकर अहमद कमाल से कहा मैंने फर्ज पूरा कर दिया है, तुम्हारे मुजरिम पकड़वा दिए हैं। फैजल फातमी और लड़की को अगवा करने वाले 4 में से 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 2 आदमी और एक कमांडर जो फैजल फातमी के साथ थे अली बिन सुफियान के आदमी थे। ये एक ड्रामा था जो फैजल फातमी को मौके पर गिरफ्तार करने के लिए खेला गया था। लड़की ने पूरा तावन किया। ये ड्रामा इस तरह तैयार किया गया था कि लड़की से वो खुफिया अल्फाज मालूम किए गए जो उसके ग्रोह को एक दूसरे को पहचानने से इस्तेमाल करने थे। लड़की ने यह भी बता दिया कि उसे फैजल फातमी के पास जाना था। अली बिन सुफियान ने अपने 3 ज़हीन जासूस इस्तेमाल किए जिनमें एक कमांडर के ओहदे का था। उन्हें खुफिया अल्फाज बताए और कहा कि वो फैजल फातमी तक रसाई हासिल करें और उसे बताएं कि 3 में से एक लड़की यहाँ आ गई है, लेकिन वो फलां मकान में कैद है जहाँ से उसे निकाला जा सकता है। उन्हें यह भी बताया गया कि वो फैजल फातमी को रजब का झूठा पैगाम दें कि उस लड़की को बचाओ और अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दो। उन जासूसों ने 3 दिनों के अंदर फैजल फातमी तक रसाई हासिल की और उस पर साबित कर दिया कि वो उसके जमीन दोस्त गिरोह के अफराद हैं। फैजल फातमी को ये खतरा भी था कि लड़की कैद में रही तो कहीं अजियत के ज़ेरे असर फैजल फातमी का बता ही न दे कि वो भी उसके साथ है। फैजल फातमी के अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़की को कैद से निकालना ज़रूरी था, लिहाजा उसने लड़की के अगवा का मंसूबा बनाया। उसमें उसने कमांडर को अपने साथ रखा। 2 आदमी अली बिन सुफियान के प्लांटेड और 2 अपने मिलाकर उन्हें यह काम दिया कि वो लड़की को उठा लाएं और खंडर में पहुंचा दें। उस खंडर को उन्होंने कुछ अरसा से अपना खुफिया अड्डा बना रखा था। मंसूबा बन गया तो अली तक पहुंच गया। अहमद कमाल और लड़की को बता दिया गया कि वो बरामदे में सोएंगे। रात के वक्त लड़की अगवा होगी जिसके खिलाफ वो मुजाहमत नहीं करेंगे। मकान के बाहर हर वक्त एक सिपाही पहरे पर रहता था। उस रात जो आदमी पहरे पर था वो सिपाही नहीं बल्कि अली के महकमे का जासूस था। उसे मालूम था कि रात को उस पर हमला होगा और ये भी कि हमला किस तरह का होगा। हमला करने वाला अली बिन सुफियान ही का आदमी था। अगर फैजल फातमी का आदमी होता तो वो उसे खंजर मारकर हिलाक कर देता। उस रात फैजल फातमी और कमांडर खंडर में चले गए। मुकर्ररा वक्त पर पहरेदार पर हमला हुआ, दीवार फलांगी गई। उस वक्त अहमद कमाल जाग रहा था। उसने देखा कि लड़की को उठा लिया गया है, लेकिन वो आंखें बंद करके लेटा रहा। उसने तड़पना उस वक्त शुरू किया जब वो रस्सियों में बंध चुका था। लड़की को खंडर में पहुंचा दिया गया। ये ड्रामा इतनी सफाई से खेला गया कि फैजल फातमी के अगवा के मंसूबे से आखिर दम तक फैज और उसके लोगों को जरा भी शक न हुआ कि उनकी टीम में आधे लोग अली के शामिल हैं।
اغوا کے بعد علی نے پہرے دار اور احمد کمال کی رسیاں کھول لی۔ پیادہ سپاہی اور سوار تیار تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ روانہ ہو گئے اور کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان ہی کے ایک آدمی نے دیکھا، جس نے فیض الفاطمی کو جا کر اطلاع دی۔ اسے باہر لا کر گھیرا دکھایا اور مشورہ دیا کہ وہ اسی کمرے میں چلا جائے۔ اسے ادھر بھیج کر یہ آدمی باہر جا کر علی بن سفیان اور احمد کمال کو اندر لے گیا۔ یہ اس آدمی کی دانش مندی تھی کہ اس نے فیض الفاطمی کو اسی کمرے میں چھپے رہنے پر قائل کر لیا تھا۔ اگر وہ کھنڈر کی بھول بھلیوں جیسے کمروں، برآمدوں، گلیوں اور تہخانوں میں نکل جاتا تو اسے پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ کھنڈر بہت وسیع اور پیچیدہ تھا۔ باہر تو چاندنی تھی لیکن اندر تاریکی تھی، جس میں تعاقب کیا جاتا تو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ بالکل آخری وقت فیض الفاطمی کو پتہ چلا کہ کماندار اور 2 آدمی اس کے ساتھی نہیں بلکہ دھوکے سے اس کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں، جبکہ فیض الفاطمی کے 2 ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ہراس بے نقاب ہو گیا تھا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فیض الفاطمی نے لڑکی کے پیٹ میں تلوار گھونپ کر اس کا پیٹ چاک کر دیا تاکہ وہ زندہ رہ کر اس کے خلاف گواہی نہ دے سکے۔ فیض الفاطمی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ علی بن سفیان نے تینوں کو الگ الگ قید میں رکھا اور تینوں کو رجب کا سر دکھا کر کہا، اپنے دوست کا انجام دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تمہیں فوری سزا دی جائے گی تو یہ خیال دماغ سے نکال دو۔ جب تک اپنے پورے گروہ کو سامنے نہیں لاؤ گے تمہیں چکر شکنجے میں باندھے رکھوں گا، جینے بھی نہیں دوں گا، مرنے بھی نہیں دوں گا۔ لڑکی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ طبیبوں اور جراحوں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کر ڈالی مگر کٹی ہوئی انتڑیوں کا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ وہ پھر بھی مطمئن تھی، جیسے اسے پیٹ کے مہلک زخم کی پرواہ ہی نہ تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ احمد کمال کو میرے پاس بیٹھا رہنے دو۔ سلطان ایوبی بھی اس کی عیادت کے لیے آیا۔ احمد کمال امیر مصر اور اپنی فوج کے سالار اعلیٰ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھا تو لڑکی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تو سلطان نے اسے لڑکی کے پاس بیٹھے رہنے کو کہا۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے صحت یابی کی دعا دی۔ تیسری رات احمد کمال لڑکی کے سرہانے بیٹھا تھا۔ لڑکی نے انوکھے سے لہجے میں پوچھا، احمد تم نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے نا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تو میں اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا مگر گرفت فوراً ڈھیلی ہو گئی۔ احمد نے کلمہ پڑھا اور لڑکی کو خدا کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق لڑکی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ فیض الفاطمی نے اور اس کے ساتھیوں نے صرف 2 دن اذیتیں سہی اور اپنے گروہ کی نشاندہی کر دی۔ سب کو پکڑ لیا گیا۔ مراکشی و کایا نگار اسد الاسدی نے سلطان ایوبی کے وقت کے ایک کاتب کے حوالے سے لکھا ہے کہ فیض الفاطمی کی سزائے موت پر دستخط کرتے وقت سلطان ایوبی زاروں کے تار رو دیے تھے۔